कर्मचारी पेंशन योजना ऐसी उम्मीद है कि ईपीएफओ वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अपने ईपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। 2025 में भी ऐसे होने की उम्मीद है। हालांकि ईपीएस में बढ़ोतरी क्या होगी, इस पर मिलीजुली अटकलें लगाई जा रही है। कई रिपोर्टों में कहा गया कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 3,000 या 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 या 9,000 रुपये हो सकता है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना में जो अभी बदलाव होने वाला है, उसमें क्या ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि हम लगातार इस चीज़ को बताते हैं कि अब ये नया अपडेट आप सभी के लिए आने वाला है। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि अब ये वीडियो समाप्त होने के बाद या कोई भी ऐसी वीडियो हो, मैं सभी को कहता हूँ, या कोई भी ऐसा अपडेट हो जो कि गवर्नमेंट की तरफ से किया गया हो, ऑफिशियली कोई वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की कि वो इस चीज़ को एक्सपोज करते हैं कि अब ये आपके लिए बदलाव किया गया है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब इसमें क्या बदलाव हो सकता है। जब वर्ष 2016 की बात करते हैं, वर्ष 1995 की बात करते हैं, वर्ष 2024 की बात करते हैं, ये कुछ ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें कर्मचारियों को काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिला। लेकिन धीरे धीरे करके इसमें बदलाव करने की तैयारी की गई और वर्तमान के जो कर्मचारी हैं वो भलीभांति जानते हैं कि अब जो नया अपडेट 2025 में आने वाला है वो हमारे लिए किस तरह फायदेमंद होगा या किस क्या क्या उसमें बदलाव होने वाले हैं। चलिए साथियों, चलते हैं, पूरी संपूर्ण बातों को जानते हैं कि वाकई में ही क्या नया अपडेट है जो आप सभी के लिए फायदेमंद होने वाला है और क्या क्या इस पर क्राइटेरिया लगेगा। अब जो बात करते हैं, जो हमने सोशल मीडिया के थ्रू भी देखा है और मीडिया में भी काफ़ी चर्चाएं हैं इस चीज़ को लेकर कि अब 1,000 से लेकर आपकी जो पेंशन योजना है, जो पेंशन आपको मिलेगी वो 7,500 हो जाएगी। तो उसमें कितने प्रतिशत का बढ़ोतरी आप मान सकते हैं? तकरीबन 700 से 800% की बढ़ोतरी हो सकती है। क्या उम्मीद है इतनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है? या 9,000 की बात करते हैं तो 9,000 रुपये की पेंशन आपको मिलने के लिए कम से कम 800-900% इसमें बढ़ोतरी, या मान लीजिए 800% तो बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इतनी बढ़ोतरी आखिर कैसे हो सकती है? साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि ईपीएफओ योजना पिछले करीबन 3 दशकों से चल रही है। 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई ईपीएस योजना एक सामाजिक सुरक्षा का विकल्प है जिसमें ईपीएफओ ने सभी संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए विकसित किया गया। ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों नियोक्ताओं को हर महीने समापन के 15 दिन के भीतर कर्मचारियों के वेतन का 8.33% ईपीएफ खाते में जमा करना चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार भी फंड का 1.16% की दर से योगदान करने के लिए उत्तरदायी होती है। मैं आपको ये सभी चीज़ें क्यों बारीकी से बता रहा हूँ, ताकि आप लोग ये समझ सके कि अब इसमें धीरे धीरे कर क्या बदलाव हुआ है। ईपीएफओ योजना में संशोधन करीबन 1 दशक हो चुका है। ट्रेड यूनियन और अन्य संगठन ईपीएफओ में बढ़ोतरी की लगातार मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि न्यूनतम पेंशन में संशोधन करीबन 1 दशक हो चुका है। तो इसलिए ये सभी संगठन जो हैं इसमें बदलाव करने की मांग करते हैं कि सरकार इन कर्मचारियों के बारे में सोचे और जो उनकी पेंशन वर्तमान में मिल रही है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव हो ताकि वे अपने जीवन का सही तरीके से गुजर बसर कर सकें। रिपोर्ट के अनुसार पेंशन संस्था ईपीएफओ ने 1995 की ईपीएस योजना की तीसरी पक्ष द्वारा समीक्षा करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की है। भाजपा सांसद बसवराज बॉम्बे की अध्यक्षता वाली समिति ने कथित तौर पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय से इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की। तीसरे पक्ष की समीक्षा का लक्ष्य स्वतंत्र विशेषज्ञों को नियुक्त करना और ईपीएफओ के बारे में सिफारिशें करना जरूरी कर दिया गया है। इसमें ईपीएफओ में संशोधन शामिल होना भी उम्मीद के तहत माना जा रहा है। टाइम्स नाउ तेलुगु की रिपोर्ट के अनुसार हालांकि 2020 में न्यूनतम पेंशन को बढ़ोतरी 2,000 रुपये करने के प्रस्ताव थे, लेकिन वित्त मंत्रालय ने कुछ कारणों का हवाला देते हुए उन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। हालांकि दूसरी ओर 9,000 रुपये की पेंशन की मांग भी की गई। पेंशन भोगी मांग करते आ रहे हैं कि मौजूदा बढ़ती हुई लागत के संदर्भ में यह फैसला लिया जाए। हालांकि जो ये लोग दावा करते हैं कि आपकी जो पेंशन योजना है वो 9,000 रुपये तक हो जाएगी, तो उसमें यदि 9,000 रुपये की घोषणा की जाती है तो इसका मतलब होगा कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से 800% बढ़ जाएगी। हालांकि एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी 3,000 रुपये तक हो सकती है। अगर इसकी घोषणा हो जाती है तो यह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन से 200% अधिक होगा। इससे पहले फाइनेंस एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पैनल न्यूनतम पेंशन ईपीएफओ को 1,000 रुपये तक बढ़ा सकता है। ई फाइन ने
पैनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2014 की तुलना में 2024 में जीवन यापन की लागत में कई गुना वृद्धि और अन्य प्रशासनिक कारकों को देखते हुए इस राशि में वृद्धि पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि पैनल को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाना चाहिए। ऐसा काफ़ी बार आपने देखा होगा कि इस प्रकार के जो थंबनेल थे वो काफ़ी लंबे समय तक चले कि अब आपकी पेंशन जो है वो 7,500 रुपये कर दी गई है। लेकिन अब इसमें केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी जो पेंशन योजना है वो केवल इतने प्रतिशत तक हो सकते हैं। लेकिन मैं बात करता हूं कि आपकी अगर पेंशन योजना में इतनी वृद्धि होती है तो उसमें कितनी प्रतिशत की आपको या तो कंट्रीब्यूट करना होगा, तब जाकर आपको इतनी पेंशन मिल पाएगी, या फिर कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये सभी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष या उससे अधिक की पात्र सेवा कर चुका है और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है तो वह अर्धवार्षिक पेंशन का हकदार बन जाता है। इसके अतिरिक्त यदि उसने 10 वर्ष की या उससे अधिक की पात्र सेवा प्रदान की है तो वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले सेवानिवृत्त हो जाता है या अन्य किसी कारण से रोजगार छोड़ देता है तो उसे शीर्ष पेंशन प्रदान की जाएगी। हालांकि ईपीएफओ में बढ़ोतरी की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन ईपीएफओ ने पहले ही एक बड़ा बदलाव करते हुए भविष्य निधि खातों के लिए नौकरी बदलने को आसान बना दिया। मैं आप सभी को वो बातें बता रहा हूं जो धीरे धीरे कर इसमें बदलाव किए गए हैं। इससे पहले नौकरी बदलते समय ये एक क्राइटेरिया रखा जाता था कि अब जो आपको नौकरी करते हैं उसमें क्या बदलाव होना चाहिए, तो इस तरह आपको एक जो क्राइटेरिया ईपीएफओ ने बनाया हुआ था उसके तहत फॉलो करना पड़ता था। इससे पहले नौकरी बदलते समय अपने ईपीएफ और ईपीएस खाते को स्थानांतरित करने की लंबी प्रक्रिया थी। ये दो प्रकार के खाते आप सभी के होते हैं, क्योंकि कर्मचारी 2 ईपीएफओ अनुदान की आवश्यकता होती है, जैसे कि स्रोत कार्यालय जो एक नौकरी छोड़ते समय आवश्यक होता है और दूसरा गंतव्य कार्यालय जो एक नई नौकरी में शामिल होने पर आवश्यक होता है। इसके लिए नियोक्ताओं की मंजूरी भी आवश्यक थी। अब अगर हम नए नियम की बात करते हैं तो नए नियम के तहत जब आप नौकरी बदलते हैं तो आपको ईपीएफ और ईपीएस की राशि को पुराने कार्यालय से नए कार्यालय में जमा करने के लिए केवल ईपीएफओ के स्रोत कार्यालय से मंजूरी की आवश्यकता होगी। साथ ही ईपीएफओ ने नियोक्ताओं की मंजूरी की आवश्यकता को भी हटा दिया है। नई प्रक्रिया हाल ही में ईपीएफओ द्वारा लॉन्च किए गए संशोधन फॉर्म नंबर 13 का हिस्सा है। ईपीएफओ ने 25 अप्रैल को अपनी अधिसूचना में घोषणा की स्थानांतरण दावा प्रक्रिया को और सरल बनाने के उद्देश्य से फॉर्म नंबर 13 यानी कि ट्रांसफर अमाउंट की कार्यक्षमता को सुधार किया गया। इसमें ईपीएफओ या पीएफ संचालन संचय के कर योग्य और गैर कर योग्य घटकों का विभाजन शामिल किया गया है। अधिसूचना के अनुसार हस्तांतरण यानी कि गंतव्य कार्यालयों में 3 स्थानांतरीय प्रसरण समाप्त कर दिए गए हैं। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि एक बार जब हस्तांतरण दावे को संशोधित कार्यालय में हस्तांतरण कार्यालय में मंजूरी मिल जाती है तो पिछले खाते से संबंधित सदस्यों के पीएफ संचय और पेंशन सेवा संचालित रूप से हस्तांतरण कार्यालय में वर्तमान खाते में बिना किसी अतिरिक्त प्रसरण की आवश्यकता के जुड़ जाएगा। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी आप देखते हैं नया अपडेट कोई भी आता है तो इसमें कुछ ऐसा बदलाव करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम अभी सरकार पर दबाव बनाते हैं कि आप जो है पुरानी पेंशन योजना का जो किस्सा है उसको लागू कीजिए या वर्ष 1995 की जो पेंशन योजना है उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। हम सभी लोग ये चाहते भी हैं कि बदलाव हो, लेकिन अगर हम कहें या कुछ ऐसा दावा पेश करें कि अब ये जो पेंशन योजना है उसमें सारा का सारा बदलाव एक दिन के अंदर हो गया, तो वो बात कोई लागू नहीं होती। जब तक हम इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर नहीं देखेंगे या हमें कोई ऐसा ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा कि इसमें क्या बदलाव किया गया है या क्या बदलाव होने वाला है, या अभी वर्तमान में ये बदलाव आप सभी को मिल गया है, तो तब तो हम मान सकते हैं कि अब आपके लिए ये बदलाव होगा। या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा जो या किस्सा हो, आज के समय में सोशल मीडिया का दौर है तो ऐसा कोई भी किस्सा नहीं छुपने वाला जो कि आप सभी को ये बताने का प्रयास न करता हो कि अब इसमें ये बदलाव करने की संभावना करी गई है। तो साथियों, जैसी भी आपकी प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से रही हो, आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो सच्चाई दिखाने का प्रयास किया गया
मैंने अपने द्वारा वो बताने का प्रयास किया कि अगर इतनी पेंशन योजना बढ़ती है तो इतने प्रतिशत का आपको बेनिफिट हो सकता है। देखिए, मैं इसमें दावा नहीं करता कि किसी भी प्लेटफॉर्म में मैं आकर ये कहूँ कि आपकी जो पेंशन योजना है उसमें इतना बदलाव हो गया है। साथियों, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो वीडियो में कमेंट्स करें और ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमेशा बने रहें अपने इस चैनल पर, क्योंकि मैं आपको हमेशा सच्चाई दिखाने का प्रयास करता हूं और वो सभी बातें उठाने का प्रयास करता हूं जो कर्मचारियों के हित में होती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि जो भ्रम वाली वीडियो है उनको ना देख के कोई सही और सटीक जानकारी वाली वीडियो आप देख पाए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई, या जैसे ओपीएस है, एनपीएस है, या यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, या फिर एलआईसी की, या मतलब किसी भी पॉलिसी के बारे में आप जानना चाहते हो तो एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। न जाने कौन सी वीडियो आपके काम की हो तो एक बार चैनल पर विजिट कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।